कैसे है विद्यार्थी? आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि हमारा जो लेसन 9 जिसका नाम उपसर्ग संयोजक यौगिक है, हम अब तक इसमें जो अध्ययन कर चुके हैं, नामकरण, समावयवता, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। विद्यार्थियों, अब हम एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसको हम जानते हैं सिद्धांतों के नाम से, यानी कि उपसय संयोजक यौगिकों में बंधन के सिद्धांत। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है उपसय संयोजक यौगिकों में बंधन के सिद्धांत। स्टूडेंट्स, उपसय संयोजक यौगिकों में बंधन या धातु लिगेंड बंध की प्रकृति को बताने वाले दो वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने दो सिद्धांत दिए। एक का नाम पोलिंग वैज्ञानिक था और दूसरे का नाम बेथे वैज्ञानिक था। पोलिंग ने जो सिद्धांत दिया उसको हम संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। पहला जो सिद्धांत था वो संयोजकता बंध सिद्धांत है। बच्चे प्यार से इसको बीबीटी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। विद्यार्थियों, ये सिद्धांत हमको किसी भी संकुल ऋणायन हो चाहे धनायन हो, यानी कि संकुल आयन में उस संकुल आयन की ज्यामिति के बारे में, चुंबकीय गुणों के बारे में तथा बंध कोण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। विद्यार्थियों, जब ये सिद्धांत पोलिंग ने दिया था तो पोलिंग ने इस सिद्धांत के कुछ बिंदुओं के बारे में हमको बताया था। वो बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। इसका पहला बिंदु, आप सभी बच्चे जानते हैं, जो कोई भी संकुल यौगिक होता है उस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रिक्त डी कक्षक होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के पास। लेकिन रिक्त डी कक्षक के साथ साथ एस और पी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। रिक्त डी कक्षक के साथ साथ एस व पी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। बच्चों, इन रिक्त कक्षकों की संख्या उतनी होती है जितनी कि धातु परमाणु की उपसय संयोजन संख्या होती है। पोलिंग ने इस सिद्धांत के बारे में पहला कथन ये दिया। सिंपल कथन है, कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक डी, एस और पी उपलब्ध होते हैं। इनकी संख्या उतनी होती है जितनी कि धातु परमाणु की उपसय संयोजन संख्या होती है। ये पहला स्टेटमेंट था इस सिद्धांत का। मुझे लगता है बहुत आसान सिद्धांत है, आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, दूसरी बात पोलिंग ने इस सिद्धांत के बारे में क्या कही थी। पोलिंग ने इस सिद्धांत के बारे में जो सेकंड बात जो बताई हमको, वो ये कि ये रिक्त कक्षक परस्पर मिश्रित होकर, ये रिक्त कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा व आकार के संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थियों, इन रिक्त कक्षकों से क्या बनता है? रिक्त कक्षक मिश्रित होकर क्या बनाते हैं? संकृत कक्षक बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये सब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तब आपको ये दिमाग में पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। ऐसे हवा में ही क्लियर नहीं होने वाली है। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा होता है
फिर मैं प्रूव करके बताऊंगा। विद्यार्थियों, जितने समकृत कक्षक बनते हैं उस आधार पर हम संकरण दर्शाते हैं और उस संकुल आयन की ज्यामिति बताते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता देता हूं, जिससे ये बात और क्लियर हो जाएगी। देखिए, आपके पास सबसे पहले संकरण का कॉलम हम बनाते हैं। देखो बच्चों, संकरण यहाँ पर sp3 संकरित कक्षकों के आधार पर होता है, मतलब संकरित कक्षकों की संख्या के आधार पर होता है। अगर संकरित कक्षक 4 है तो आपके पास संकरण या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। अब हम संकरित कक्षकों की संख्या उपसय संयोजन संख्या के आधार पर भी बता सकते हैं। उपसय संयोजन संख्या के आधार पर भी बता सकते हैं संकरित कक्षक कितने बनेंगे। अगर 4 उपसय संयोजन संख्या है तो संकरित कक्षकों की संख्या भी 4 हो जाएगी। यहां भी 4 है। तो विद्यार्थियों, संकरण sp3 है, उपसय संख्या 4 है, तो इनकी ज्यामितियां क्या हो सकती है। विद्यार्थियों, जब sp3 संकरण होगा तो ज्यामिति जो होगी वो चतुष्फल की होगी। कौन सी ज्यामिति होगी विद्यार्थियों? चतुष्फल की ज्यामिति होगी। और यदि dsp2 संकरण होता है तो विद्यार्थियों ज्यामिति का नाम वर्ग समतलीय होगा। ज्यामिति का नाम क्या हो जाएगा? वर्ग समतलीय हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हमको ज्यामिति पता चल गई, उपसय संयोजन संख्या पता चल गई, संकरण के बारे में पता चल गया, तो विद्यार्थियों इनकी कुछ एग्जाम्पल भी होंगे। ऐसे ही नहीं हवा में तो होंगे ही नहीं, कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा। तो देखिए बच्चों, उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण है इसका sp3 का NiCl का होल फॉर 2-। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसको समझाया भी जाएगा आपको ये एग्जाम्पल लेके। दूसरा एग्जाम्पल है NiCO का होल फॉर निकल टेट्रा कार्बोनिल। इसमें धातु का ऑक्सीकरण अंक 0 है, फिर भी ये शो करता है। दूसरा है dsp2 संकरण। इस dsp2 संकरण का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है NiCN का होल फॉर 2-। इस वाले एग्जाम्पल में आगे बात समझ में आपको। अब आपके पास संकरण एक हो सकता है sp3d2 और d2sp3। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों? 6 होता है। और जो ज्यामिति होती है दोनों की फिक्स होती है, अष्टफल की ऑक्टाहेड्रल होती है दोनों की ज्यामिति। स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे COF6 3- और CONH3 का होल 6 3+। ये सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। आगे बात समझ में बच्चों। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है आपका, जितने रिक्त कक्षक परस्पर मिश्रित होंगे उतने ही संकरित कक्षकों का निर्माण हो जाएगा। और ये सभी संकरित कक्षक समान ऊर्जा और समान आकार के होते हैं, जो कि निश्चित ज्यामिति में निश्चित बंद कोण पर व्यवस्थित होते हैं। और जिनका संकरण भी बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दिया, ज्यामिति भी बता दी और एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। स्टूडेंट्स, अब तीसरा पॉइंट समझिए इसका। आपने कहा संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक है और जो लिगेंड है उसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म है। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में स्थानांतरित करता है और उपसय संयोजक बंध बनाता है। तो बच्चों, लिगेंड का व्यवहार कैसा हुआ? दाता परमाणु की तरह हुआ या ग्राही परमाणु की तरह? स्वाभाविक है, अगर जो देने वाला होगा वो दाता परमाणु होगा और जो ग्रहण करने वाला होगा वो ग्राही परमाणु होगा। तो स्टूडेंट्स, लिगेंड जो है वो ग्राही अणु की तरह काम करता है, सॉरी दाता अणु की तरह काम करता है। और जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहे हैं तो वो ग्राही परमाणु की तरह काम करेगा। स्वाभाविक है।
तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथी बात बच्चों सुनिए, जब संकुल धातु आयन संकृत कक्षकों के निर्माण में, जब संकुल धातु आयन संकृत कक्षकों के निर्माण में आंतरिक कक्षक N-1D का उपयोग करते हैं, N-1D का उपयोग करते हैं, तो इसे आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। अब बच्चों ये बात जो मैंने बोली है, चौथी बात बोली, बिना एग्जाम्पल के मैं नहीं समझा सकता। जब एग्जाम्पल आएगा इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। अभी केवल मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब संकुल धातु आयन या परमाणु संकृत कक्षकों के निर्माण में आंतरिक कक्षकों का उपयोग करते हैं, जैसे N-1D का उपयोग करते हैं, तो संकरण की शुरुआत कहां से होगी? D कक्षक से होगी, जैसे कि DsP2 और D2sP3। अगर आंतरिक कक्षकों का उपयोग करेंगे, N-1D का पहले उपयोग करेंगे, फिर S का करेंगे, फिर P का करेंगे, ऑर्डर होगा N-1D, NS और NP, तो आप इसे आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे। और दूसरी बात, इसे आंतरिक कक्षक संकुल को निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं, क्योंकि इनमें 3D कक्षकों में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, और युग्मन के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, जिससे इसे हम निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। आगे बात समझ में। दूसरी बात, संकुल धातु आयन या परमाणु जो संकृत कक्षकों के निर्माण में बाह्य कक्षकों का उपयोग करते हैं, जैसे NS, NP, ND, NS, NP, ND, तो उन्हें बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहेंगे। ऐसे कक्षकों में 3D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, इसलिए इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए इनका नाम रख दिया चक्रण कक्षक संकुल। क्या नाम रख दिया बच्चों? उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल नाम रख दिया। आगे बात समझ में। विद्यार्थियों, ये चौथा पॉइंट था इसका। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। विद्यार्थियों, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में दान करके उपसय संयोजक बंध का निर्माण करता है। इनके परमाणुिक कक्षकों में जितना प्रभावी अतिव्यापन होगा, बंध उतना ही अधिक मजबूत होगा, बंधन उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। विद्यार्थियों, अगर बंधन मजबूत है तो उस अणु के उस संकुल आयन का स्थायित्व भी अधिक होगा। तो संकुल आयन का स्थायित्व निर्भर करता है संकृत कक्षकों के मध्य प्रभावी अतिव्यापन से। अगर प्रभावी अतिव्यापन होगा, मजबूत बंध बनेगा, तो उस स्थिति में संकुल आयन का स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। ओके विद्यार्थियों, ये सभी 5-6 पॉइंट मैंने जो आपको बताए हैं, ये पोलिंग ने संयोजकता बंध सिद्धांत में दिए थे। तो विद्यार्थियों, टॉपिक डाल ले सभी। अब मैं आपको इनके बारे में 1 बाय 1 करके लिखा देता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको केवल इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए इनके एग्जाम्पल्स जो है उनको मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हमने सिद्धांत को अलग रख दिया, एग्जाम्पल को अलग रख दिया, उस तरीके से हम अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिखिए बच्चों इसमें आप उपसय संयोजक यौगिकों में बंधन के सिद्धांत, ये आप टॉपिक डाल लें और इसमें लिखे
इसमें आप लिखिएगा, इसमें दो सिद्धांत प्रमुख निम्न हैं। नंबर 1, संयोजकता बंध सिद्धांत, ब्रैकेट में लिख लो BBT। दूसरा लिखो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ब्रैकेट में लिखो CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बच्चों फर्स्ट टॉपिक डाल लो, संयोजकता बंध सिद्धांत। फर्स्ट सिद्धांत लिखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। इसमें डायरेक्ट लिखे पहले, यह सिद्धांत पोलिंग ने प्रतिपादित किया, यह सिद्धांत पोलिंग ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हैं, इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। नंबर 1 डाल लीजिए, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक DS व P संकरण में भाग लेते हैं। इनकी संख्या धातु की उपसय संयोजन संख्या, इनकी संख्या धातु की उपसय संयोजन संख्या के बराबर होती है, धातु की उपसय संयोजन संख्या के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट लिखना बच्चों, दूसरा पॉइंट, रिक्त कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा व आकृति के संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, जो एक निश्चित ज्यामिति एवं निश्चित बंध कोण पर व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। विद्यार्थियों, ये जो टेबल मैंने आपको बनाई है दूसरे पॉइंट में, ऐसे 4 कॉलम बनाकर, पहला कॉलम संकरण, दूसरा कॉलम उपसय संयोजन संख्या, तीसरा कॉलम ज्यामिति, चौथा कॉलम उदाहरण। विद्यार्थियों आप इसको नोट कर लें, इसको प्रॉपरली आप नोट कर लें। अब आप तीसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, केंद्रीय धातु परमाणु अपने रिक्त कक्षकों में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करती है, इसलिए लिगेंड दाता अणु की तरह कार्य करता है, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु
ग्राही परमाणु की तरह कार्य करेगा। चौथा पॉइंट लिखिए बच्चों, चौथा पॉइंट, जब केंद्रीय धातु परमाणु आंतरिक कक्षक N-1D का उपयोग संकृत कक्षक के निर्माण में करता है तो इन्हें आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। जैसे N-1D NS व NP का उपयोग, जैसे N-1D NS व NP का उपयोग। इनके द्वारा निर्मित संकरण DsP2 व D2sP3 होंगे। DsP2 व D2sP3 होंगे। विद्यार्थियों नेक्स्ट एरो में लिखिएगा, नेक्स्ट एरो में लिखिए, जब संकुल धातु आयन या परमाणु संकृत कक्षक के निर्माण में बाह्य कक्षक ब्रैकेट में लिख लो ND NS NP ND, ऐसे लिखेंगे NS NP ND ब्रैकेट क्लोज, का उपयोग करेंगे तो इन्हें बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहेंगे। उच्च चक्रण संकुल कहेंगे। जैसे sp3 व sp3d2 संकरण का निर्माण, sp3 व sp3d2 संकरण का निर्माण। अगला पॉइंट लिखिए, संकुल आयन का स्थायित्व संकृत कक्षकों के मध्य प्रभावी अतिव्यापन पर निर्भर करता है। प्रभावी अतिव्यापन पर निर्भर करता है। यदि अतिव्यापन की सीमा अधिक होती है तो प्रभावी अतिव्यापन के द्वारा प्रबल उपसय संयोजक बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना बच्चों, इस सिद्धांत की सहायता से संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों, संकरण तथा उनकी ज्यामिति की गणना की जाती है। उनकी ज्यामिति की गणना की जाती है। विद्यार्थियों
ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको लिखा दिए हैं वन बाय वन करके, जो मैंने जिस वे में मैंने आपको समझाए थे पूरे के पूरे पॉइंट वैसे कि वैसे उसी पैटर्न में मैंने आपको लिखा दिए हैं। प्लीज़ एक बार आप इनको रीड करिए और उसके बाद में हम इन एक एक पॉइंट को दोबारा से आपके सामने क्लियर कर देंगे विद एग्जाम्पल। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रसारित करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।